प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका विषय रहेगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो निश्चित रूप से छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं। ठीक है। इनको वेदना और करुणा की कवित्री कहा जाता है। तो विद्वानों के द्वारा बहुत सारे उपनाम इनको दिए गए। तो आइए बिना देरी के आज हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इनका जो जन्म था 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ। मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई, यानी ये 80 वर्ष तक जीवित रही। उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। महादेवी जी छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से प्रमुख एक मानी जाती हैं। महादेवी जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नेट में कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा जो है वो किस कवित्री को माना जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा का विवाह 1916 ईस्वी में डॉक्टर स्वरूप नरेन वर्मा के साथ इंदौर में हुआ, जब वे मात्र 9 वर्ष की आयु की थी। शिक्षा और साहित्य प्रेम महादेवी जी को एक तरह से विरासत में ही मिला। महादेवी जी में काव्य रचना के बीज बचपन से ही विद्यमान थे। 6-7 वर्ष की आयु में ही भगवान की पूजा करते हुए अपनी माँ की उन्होंने तुकबंदी कर दी थी, यानी तुकबंदी मिलाकर उन्होंने छोटी सी कविता लिख दी थी। इसका मतलब ये था कि बचपन से ही उनमें ये विलक्षण प्रतिभा थी और ये उन्हें विरासत में मिली, क्योंकि उनके पिता जो थे वो संस्कृत और उर्दू और फारसी के ज्ञाता थे। इनकी जो माताजी थी वो भी अंग्रेजी का अध्ययन करती थी। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का वातावरण इनको परिवार से ही प्राप्त हो गया था। सन 1932 ईस्वी में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। सन 1930 में निहार, 1932 में रसीम, 1934 में निर्जा तथा 1936 में शांति गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। चारों ही जो कविता संग्रह थे वो बहुत ही प्रमुख थे और प्रसिद्ध भी हुए। 1936 में इन चारों काव्य संग्रहों की उनकी कलाकृतियों के साथ वृद्धाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया, यानी एक बड़े आकार में हो गई ये। तो इनको यामा नामक उस जो पुस्तक थी उसको नाम दिया गया यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियाँ हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन भी उन्होंने किया। अब यह इस संस्था का एक तरह से मुखपत्र माना जाता था। ठीक है। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की भी नींव रखी। इससे पहले जो है महिला कवि सम्मेलन नहीं होते थे, लेकिन महादेवी वर्मा ने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। ठीक है। महादेवी जी हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती है। रहस्यवाद की क्या माना जाता है? उनको प्रवर्तिका माना जाता है। महादेवी जी बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित थी। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जन सेवा का व्रत लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। जितने दिन वे यहाँ रही, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रही। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज़ उठाई है,
और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा जा सकता है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक दोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में गिनी जाती हैं, यानी शामिल किया गया है उनको। सन 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म नील आकाशेर नीचे नाम से बनाई गई। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाकतार विभाग में जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया गया। अब ये तो हमने उनका जीवन परिचय बताया और कुछ साहित्यिक दृष्टि से विद्वानों के विचार बताए कि उनको क्या कुछ माना जाता है साहित्य में, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम परिचर्चा करते हैं कि प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या रही इनकी। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की यदि हम बात करते हैं तो निहार 1930 ईस्वी में, रसीम 1932 में, निर्जा 1934 में, सांदीगीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में और सप्तवर्णा अनुदित है ये 1942 में, प्रथम आयाम 1974 में, अग्निरेखा जो है 1990 में और यामा 1936 में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य जैसे रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुआ। इनके हमें संस्मरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में, संस्मरण 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह जो है इनका हिमालय नाम से भी प्राप्त होता है, जो 1963 में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा जी का कुछ छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य भी हमें प्राप्त होता है कि ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ठीक है। ये बच्चों के लिए छोटा बाल साहित्य प्राप्त होता है हमें। इनके निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में और संकल्पिता 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका ललित निबंध क्षणधा जो है 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सेक्सरिया पुरस्कार 1934 ईस्वी में, द्विवेदी पदक पुरस्कार 1942 में, भारत भारती जो पुरस्कार है वो 1943 में इनका प्रकाशित हुआ। मंगला प्रसाद जो पुरस्कार है 1943 में प्रकाशित हुआ। पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में इनको प्राप्त हुआ और साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 1979 में इनको प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको 1982 में और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 1988 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार और सम्मान में मिला। ये एक साहित्यकार के रूप में, रेखा चित्रकार के रूप में, कथाकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए अपना साहित्य लिखा, यहाँ तक विरह और पीड़ा में भी, वेदना और पीड़ा, करुणा का भी साहित्य इनका हमें प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक भावना थी कि जो नारी शक्ति है उसको ऊपर उठाया जाए और उसी पर इन्होंने अपना साहित्य भी लिखा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे पात्र जो हैं जिन पर ये साहित्य लिखा गया है, इसमें पशु पक्षियों पर भी साहित्य लिखा है, जैसे कि गिल्लू है, ठीक है, गोरा गाय है, जैसे मोर पर लिखा है इन्होंने अपना, ठीक है। तो जो भी गिल्लू गिलहरी पर इन्होंने अपना लिखा है, तो इस प्रकार से है, गोरा गाय पर लिखा है। तो इस प्रकार इन्होंने, हम देखते हैं कि मनुष्यों की तो बात छोड़िए, छायावादी कवित्री होते हुए कि मानवतावाद तो है ही है इनके साहित्य में, साथ में हमें यूँ लगता है कि ये कि संसार के किसी भी जीव जंतु को दुखी नहीं देख सकती थी। और इसी प्रकार इन्होंने पशु पक्षियों पर भी अपना साहित्य पर लेखनी चलाई, उनकी दुख पीड़ा पर, और कितना महादेवी से उनका आत्मीयते जुड़ा हुआ। तो इन्होंने बहुत सारे संस्मरण रेखा चित्र जो लिखे हैं वो इसी प्रकार से लिखे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जाना और साथ में उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनके बारे में हमने आज जाना। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सिलेबस आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही करवाया जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस शायद इस सेमेस्टर में आपकी पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।